Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 11th BST. और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर कर रहे हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के चैप्टर 9 के पार्ट 2 को. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हाट इज इंटरनल बिजनेस, कितने तरह के इंटरनल ट्रेड होते हैं, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, होलसेलर की सर्विसेज, रिटेलर की सर्विसेज, रिटेल के टाइप्स, इटिनरेंट एंड फिक्स शॉप, जिसमें इटिनरेंट वाले पोर्शन को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे. आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. तो अगर आपको रिटेलर्स के अंदर इटिनरेंट वाले फीचर पे नहीं जाना, आपको फिक्स्ड शॉप वाले और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं दो तरह के. नॉन फिक्स शॉप क्या होती है? पहले तो जिसके पास एक फिक्स्ड प्लेस होती है सामान बेचने की, जो यहाँ से वहां मूव नहीं करते, जिनकी या तो रेजिडेंशियल में या तो मार्केट एरियाज पे आपको दुकान मिलेगी, इनकी इन्वेस्टमेंट इटिनरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. नाउ दो तरह के फिक्स शॉप आपके पास पॉसिबल हैं. एक आता है स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल का मतलब होता है ऐसी दुकानें जो कि बहुत ही छोटे लेवल पर या एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच उनकी है. और लार्ज स्केल का मतलब होता है मॉल टाइप्स, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करते हैं. उनके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और इवन वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि कई सारे स्टेट्स की कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं. नाउ स्मॉल स्केल के अगर आप सब कैटेगरीज देखें तो 5 तरह के रिटेलर्स होते हैं. पहला है जनरल, सेकंड स्पेशलिटी, सेकंड हैंड, सेकंड स्टोर्स एंड स्ट्रीट शॉप्स. तो स्टार्ट करते हैं जनरल स्टोर से. तो स्मॉल स्केल के अंदर पहला है जनरल स्टोर, जिसके फीचर्स को याद रखने की ट्रिक है DPBRS. तो BRS आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो DPBRS. डी से हो जाएगा डील्स एंड आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक स्टेशनरी, ग्रोसरीज एंड कॉन्फेक्शनरी, एंड डील्स इन लार्ज वेराइटी. तो जनरल स्टोर डील करते हैं वो मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे और मल्टीपल वेराइटीज में. मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उनके पास आपको स्टेशनरी मिलेगा, कन्फेक्शनरी जैसे चॉकलेट, टॉफीज भी मिलेगी, और ग्रोसरी का आइटम मतलब घर का जो राशन वगैरह होता है वो भी सब आपको वहां पे मिल जाएगा. तो ये किसी एक चीज के बारे में डील नहीं करते या कोई एक चीज डील नहीं करते, कई सारे तरह के लाइन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाते हैं. फिर आता है मल्टीपल वेराइटीज. हर एक लाइन को अगर आप उठा लें तो उसके अंदर भी मल्टीपल वेराइटीज है. तो अगर आप सिर्फ स्टेशनरी का सामान उठा लें तो स्टेशनरी के अंदर भी डॉम्स, फ्लेयर, ऐसे मल्टीपल वेराइटीज या फिर ब्रांड्स के आपको चीजें मिलेगी. वैसे ही अगर आप कॉस्मेटिक उठा लें तो कॉस्मेटिक के अंदर निविया, वैसलीन, डॉट एंड की, ऐसे कई सारे तरह की ब्रांड की आपको वेराइटीज मिलेंगे. तो इनके पास मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी होते हैं एंड मल्टीपल वेराइटीज भी होती है. तो डील इन मल्टीपल लाइन एंड डील इन मल्टीपल वेराइटीज. फिर आता है P से पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर. तो जनरल स्टोर जनरली अपने कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं, जिसकी वजह से उनके एक रैंडम कस्टमर भी रेगुलर कस्टमर में कन्वर्ट हो पाते हैं. तो रैंडम कस्टमर मतलब जो कभी कभार आपके यहाँ पे विजिट किए थे, वो आपका रेगुलर कस्टमर बनेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने उनसे रिलेशनशिप कैसे बनाए हैं. तो जनरल स्टोर के जो रिटेलर्स होते हैं वो जनरली अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करके चलते हैं. और यही रीजन है कि हम सबके माइंड में एक शॉप हमेशा फिक्स रहता है कि कॉपी किताब खरीदने हैं यहीं से खरीदेंगे, राशन का सामान चाहिए यहीं से आएगा, कॉस्मेटिक चाहिए यहीं से आएगा. तो एक दुकान हमेशा हमारे माइंड में फिक्स होती है क्योंकि हम उनके रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं. फिर आता है B से ब्रांडेड आइटम्स इफ लोकेटेड इन पोश एरियाज. नाउ पोश एरियाज का मतलब होता है कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे काफी रईस लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं या हाई इनकम रिच पीपल रहते हैं. तो अगर इन सोसाइटीज में अगर कोई जनरल स्टोर ओपन हुई है तो वहां पे आपको ब्रांडेड आइटम्स मिल जाएंगे. वरना नॉर्मली सारे जनरल स्टोर में नॉन ब्रांडेड आइटम्स रहते हैं, पर अगर बिल्कुल ही पोश एरियाज में है तो हाई ब्रांड के आइटम्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. R से आता है रेसिडेंशियल एज वेल एज मार्केट एरिया. कई सारे ऐसे जनरल स्टोर होंगे जो आपके घरों के आसपास भी मिलेंगे, दैट इज वो रेसिडेंशियल एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और कुछ जनरल स्टोर आपको मार्केट एरियाज में मिलेंगे. तो दोनों लोकेशंस पर आपको मिलते हैं, घरों के आसपास भी और मार्केट एरियाज में भी. और फिर आता है लास्ट S से सर्विसेज. नाउ सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा टू देयर रेगुलर कस्टमर. अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं तो वो आपको सारा सामान घर तक भी पहुंचाएंगे, और अगर आपके पास कैश नहीं है तो वो आपको उधार पे भी सामान देते हैं. तो जनरल स्टोर क्या होते हैं, इनके फीचर्स हैं DPBRS. डी से आएंगे 2 पॉइंट्स, डील इन
मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड डील इन मल्टीपल वेराइटीज। इनके पास कई सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं और हर एक लाइन पे मल्टीपल वेराइटीज भी होती है। फिर आता है बी से पर्सनल रिलेशनशिप। ये अपने कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिससे ये इंश्योर हो पाता है कि इनके रैंडम कस्टमर्स इनके रेगुलर कस्टमर में कन्वर्ट हो पाए। बी से आता है ब्रांडेड आइटम्स इन पोश एरियाज। अगर ये जनरल स्टोर किसी पोश एरियाज में है जहां सेलिब्रिटीज या फिर रिच पीपल रहते हैं, तो उन कॉलोनीज में जो जनरल स्टोर है वहां पे आपको ब्रांडेड आइटम्स मिल जाएंगे। आर से आता है रेसिडेंशियल एज वेल एज मार्केट एरियाज। तो ये आपके घरों के आसपास में मिलेंगे और ये मार्केट एरियाज में भी मिलेंगे। सर्विसेज जैसे कि होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये प्रोवाइड करते हैं अपने सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को। फिर आता है नेक्स्ट स्टोर, दैट इज स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर ऐसे स्टोर्स होते हैं जो कि सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ही बेचते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर। तो ये सिर्फ मेडिसिन में ही स्पेशलाइज्ड है, तो यहाँ पे आपको मेडिसिन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे फुटवेयर स्टोर, तो फुटवेयर में क्या होता है, वहां पे आपको सिर्फ फुटवेयर ही मिलेगी, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, स्पेशलिटी स्टोर। इसके फीचर्स को आप याद रखेंगे विद द ट्रिक घोस्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं ओ से। ओ से क्या हो जाएगा, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो स्पेशलिटी स्टोर पे जनरली आपको जो सामान मिलता है वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट का होता है, जैसे कि मेडिकल स्टोर या फिर फुटवेयर स्टोर। यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। फिर आता है एच से ह्यूज वेराइटीज। लाइन ऑफ प्रोडक्ट भले एक हो लेकिन उस पे वेराइटीज बहुत ज्यादा होती है। तो मेडिकल स्टोर अगर सिर्फ मेडिसिन बेच रहा है तो और कुछ नहीं बेचेगा, सिर्फ मेडिसिन ही बेचेगा। लेकिन मेडिसिन में भी 10 वेराइटीज होगी उनके पास। तो अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की सिर्फ एक गोली नहीं होगी, अलग अलग कंपनीज की 10 मेडिसिन उनके पास होगी। अगर आपको फीवर है तो किसी एक तरीके का पैरासीटामोल नहीं होगा, अलग अलग कंपनीज की कई सारी वेराइटीज में आपको चीजें मिलेगी। वैसे ही फुटवेयर, अगर सिर्फ फुटवेयर ही बेच रहे हैं तो एक जैसा नहीं होगा, है ना। सब उनके पास अलग अलग वेराइटीज होगी, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, मेल्स फीमेल्स, उसमें भी अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग साइजेस के। तो बहुत वेराइटीज होती है। तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट भले एक हो पर उस पर ह्यूज वेराइटीज ऑफर की जाती है। फिर आता है एस से सर्विसेज डिपेंड अपॉन स्टोर टू स्टोर। इसका मतलब होता है कि ये सर्विसेज तो देते हैं पर ये सर्विसेज डिपेंड करती है स्टोर टू स्टोर। जैसे अगर हम बात करें ट्रायल सर्विस, कि पहले आप ट्राई कर लो, अगर अच्छा लगे तो खरीदना वरना नहीं खरीदना। तो ये ट्रायल सर्विस जो है वो आपको फुटवेयर वाले दे सकते हैं कि आप पहन के देख लो, चल के देख लो, नहीं पसंद आए मत लेना। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले नहीं दे सकते कि सर में दर्द हो रहा है मेडिसिन लेके देख लो, पसंद आए तो खरीदना वरना नहीं। ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो कुछ सर्विसेज ये देते हैं पर वो सर्विसेज डिपेंड करती है स्टोर टू स्टोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रायल सर्विस, ये आपको फुटवेयर वाले दे सकते हैं पर मेडिकल शॉप वाले नहीं दे सकते। फिर आता है टी से ट्रेडिशनली इन मार्केट एरिया। जनरल स्टोर में क्या था कि आपको घरों के आसपास भी मिलते थे और मार्केट एरियाज में भी, पर स्पेशलिटी स्टोर हमेशा ही मोस्टली मार्केट एरियाज में ही मिलते हैं। तो ट्रेडिशनली मतलब आज का टाइम अलग है, आज तो कहीं पर भी कोई भी दुकान देखी जा सकती है, पर ट्रेडिशनली, नॉर्मली, कन्वेंशनली वो आपको मार्केट एरिया में ही मिलते हैं। ओके, तो मेडिकल स्टोर आपके घरों के आसपास मिलना बहुत मुश्किल है, या फिर फुटवेयर स्टोर आपके घरों के आसपास नहीं मिलता। तो ये मार्केट एरियाज में ही कुछ दुकानें हैं जो होती है। फिर बचता है जी से, और जी से आता है जनरली कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अ कस्टमर। तो क्योंकि ये वन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर जा रहे हो तो आप कोई पेशेंट हो, है ना, तो आप सिर्फ वो पेशेंट की नीड्स को ही फुलफिल करेंगे। तो ये जनरली सिर्फ कुछ ही लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है। तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, उस पे ह्यूज वेराइटीज, सर्विसेज देते हैं पर डिपेंड करता है स्टोर टू स्टोर। ट्रेडिशनली आपको मार्केट एरियाज पे ही मिलेंगे और जनरली एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सन की नीड को ही ये फुलफिल करते हैं क्योंकि वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट इनके पास होता है। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है सेकेंड हैंड स्टोर। अब इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ईजी है। सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है, जो पहले यूज किया जा चुका हो। तो सेकेंड हैंड स्टोर पे जो भी आपको सामान मिलता है वो ऑलरेडी यूज्ड आइटम्स होते हैं जिनको दोबारा से रीसेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यूज्ड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। नाउ इनके पास ये प्रोडक्ट्स आते क्या कहाँ से हैं, तो बाय फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। तो कई बार पब्लिक ऑक्शन होता है तो वहां से इनके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, या कई बार जो प्राइवेट पीपल है वो अपना सामान यहाँ पे देकर आते हैं, उनके बदले पैसा मिलता है। जनरली हर जगह, हर एक सिटी में एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर होता है।
तो आज आप जो किताबें पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ईयर आप ये नहीं पढ़ेंगे, जब आप 12th में चले जाएंगे तो 11th क्लास की सारी बुक्स आप इन इस दुकानों में देकर आते हो और इसके बदले आपको कुछ पैसा मिलता है। तो ये क्या होता है कि जनरली यहाँ पे प्राइवेट पीपल भी अपना सामान देकर जाते हैं या फिर पब्लिक ऑक्शन से भी इनके पास सामान आता है। अभी क्योंकि अगर आपको यूज्ड सामान बेचा जा रहा है तो क्या वो बहुत महंगे आइटम्स होंगे? नो। ऑलरेडी अगर यूज किया हुआ है तो इनकी प्राइसेस काफी लो होगी, तो लो प्राइस्ड गुड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और अगर प्राइसेस कम है तो मेनली यहाँ पे गरीब लोग जाएंगे कि अमीर लोग? तो मेनली यहाँ पे कौन जाएगा? पुअर पीपल यहाँ पे विजिट करेंगे। बट कभी कभार ओकेजनली यहाँ पे हाई इनकम ग्रुप के पीपल भी विजिट करते हैं, लेकिन इन द सर्च ऑफ एंटिक आइटम्स। जब उनको कोई पुराना एंटिक आइटम चाहिए होता है तो वो इन स्टोर्स में विजिट करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सेकेंड हैंड स्टोर में कौन से सामान बिकते हैं? यूज्ड आइटम्स। अभी ऑलरेडी अगर इसको यूज किया जा चुका है तो उसकी प्राइसेस काफी कम होंगी, तो पुअर पीपल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। रिच पीपल कभी कभी जाएंगे, लेकिन सिर्फ एंटिक आइटम्स की डिस्कवरी पे या एंटिक आइटम्स को लेने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट कि यहाँ पे इनके पास सामान आता है या तो प्राइवेट पीपल से या तो पब्लिक ऑक्शन से। बढ़ते हैं आगे, फिर है हमारे पास सेकेंड स्टोर्स। नाउ सेकेंड स्टोर्स भी थोड़ा मिलता जुलता है। एक सेकेंड। सेकेंड स्टोर्स आपके थोड़े मिलते जुलते हैं सेकेंड हैंड से, क्योंकि इनके पास में जो सामान मिलेंगे वो लो प्राइस के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज्ड सामान नहीं होते हैं। यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम सेल किए जाते हैं। नाउ डिफेक्टिव का मतलब ये है कि वो यूज्ड आइटम नहीं है, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू आइटम्स है, लेकिन कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो कुछ उनका कलर फेड हो चुका है, या उसमें कुछ फटा हुआ है, कुछ खुला हुआ है, या उसमें कुछ दूसरे कलर चढ़ गए हैं, या वर्क नहीं करता, कुछ भी है, बट वो डिफेक्टिव आइटम है। तो ये यूज्ड आइटम नहीं होते हैं, ये डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं। और क्योंकि ये डिफेक्टिव आइटम्स है तो इसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे चलाया जाता है, तो इवन इसमें 50% 60% ऑफ भी मिलता है। फिर आता है कि इसमें कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है डिफेक्ट के ऊपर। तो अगर डिफेक्ट बहुत छोटा सा है तो हो सकता है कि 30-40% का डिस्काउंट हो, और डिफेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो पॉसिबल है कि आपको 80-90% तक का भी डिस्काउंट मिल जाए। तो डिपेंड करता है कि डिफेक्ट कितना है, उस पर वो अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। ये स्टोर परमानेंटली ओपन नहीं होते हैं, ये टेम्पररी स्टोर होते हैं ताकि वो अपने स्टॉक को क्लियर कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में कोई एबीसी शॉप है जहां पे वो कपड़े बेचते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे वो कपड़ा बेचेंगे। साल में जो उनके पास पूरे साल में जो भी डिफेक्टिव आइटम्स आ रहे हैं इनका स्टॉक वो अलग करते जाएंगे, और फिर पूरे साल में 1 या 2 बार ये लगाएंगे सेल। तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर लगाएंगे जहां पे कुछ टाइम के लिए ये रहता है ताकि सारे डिफेक्टिव आइटम्स एक साथ निकल जाए। तो ये परमानेंट दुकान नहीं होती है, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए इसे ओपन किया जाता है ताकि सारे डिफेक्टिव आइटम्स निकाले जा सके। तो सेकेंड हैंड स्टोर में डिफेक्टिव आइटम्स बेचते हैं, यूज्ड आइटम नहीं है, बस इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अभी क्योंकि डिफेक्ट है तो इसको हैवी डिस्काउंट पर बेचा जाता है। प्राइस कितनी रखी जाएगी ये डिपेंड करेगा डिफेक्ट के ऊपर। डिफेक्ट कम है तो प्राइस थोड़ा डिस्काउंट कम ही मिलेगा, और डिफेक्ट बहुत ज्यादा है तो डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा। और फिर आता है कि ये टेम्पररी मार्केट्स होते हैं सिर्फ डिफेक्टिव स्टॉक को निकालने के लिए। लास्ट आता है इसमें स्ट्रीट शॉप्स। नाउ ये स्ट्रीट वेंडर्स के जैसा ही है जैसे हमने इटिनरेंट्स में देखा था। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स सेम वैसा ही है, बस उनके पास खुद की दुकान नहीं थी, इनके पास दुकान है। तो ये स्ट्रीट शॉप्स भी कहाँ होती है? तो ये बिजी स्ट्रीट्स में होती है। इनके पास बहुत छोटी सी स्पेस होती है, लेकिन ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? बिजी स्ट्रीट में। ना बिजी स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? रेलवे स्टेशन के बाहर, या फिर बस स्टैंड के बाहर, या फिर थिएटर्स के बाहर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सारी बिजी एरियाज पे ये होते हैं। जनरली अपना जो आइटम दिखाते हैं वो टेबल्स पे दिखाते हैं या स्टैंड पे दिखाते हैं। तो इनके पास एक टेबल रखी होती है, स्टैंड रखी होती है, जहाँ पे अपना सारा आइटम ये दिखाते हैं। इनके पास बहुत ब्रांडेड या फिर लग्जरियस गुड्स आपको नहीं मिलेंगे, लो प्राइस के लो ब्रांड के आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। कभी कभी इनके पास इंपोर्टेड आइटम्स मिलते हैं, लेकिन अगेन वो इट इज अ मैटर ऑफ डाउट। तो कई बार वो आपको इंपोर्टेड आइटम्स बेचते हैं, बट एश्योर नहीं होता कि वो रियल आइटम्स है या डुप्लीकेट है या फर्स्ट सेकंड कॉपीज है। तो वो थोड़ा पता लगाना पाना मुश्किल होता है, बट स्टिल यहाँ पे इंपोर्टेड आइटम्स मिल जाते हैं। ओके, तो बिजी स्ट्रीट्स पे होते हैं, जगह इनके पास कम होती है, टेबल या स्टैंड्स पर अपना सारा सामान डिस्प्ले करते हैं। जो सामान ये बेचते हैं वो बहुत ब्रांडेड आइटम्स नहीं होते, तो लो प्राइस के लो ब्रांड के आइटम्स मिलते हैं। ओकेजनली कभी कभी यहाँ पर आपको इंपोर्टेड आइटम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे फिक्स शॉप में स्मॉल स्केल रिटेलर्स। अब आते हैं उसी में लार्ज स्केल स्टोर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये भी फिक्स शॉप के अंदर ही आता है, और फिक्स शॉप के अंदर कौन सा है? ये लार्ज स्केल स्टोर्स। नाउ लार्ज स्केल स्टोर्स में कुल मिला के आपके पास 2 मेन स्टोर्स आते हैं। पहला डिपार्टमेंटल स्टोर
दूसरा है मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स। इसके पहले इसमें वेंडर मशीन्स और ईमेल स्टोर्स भी हम देखा करते थे, बट वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो आपको अभी 2 ही पढ़ने हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल चेन स्टोर्स। नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? ये बिल्कुल मॉल जैसे होते हैं। मॉल में क्या होता है कि एक मॉल में आप चले गए, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। खाने पीने का, ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग है, कपड़ों का अलग है, बच्चों का अलग है, फीमेल्स का अलग है, मेल्स का अलग है, खिलौनों का अलग है, या फिर आपके वॉशरूम जो सामान आते हैं, शैम्पूस वगैरह, उन सबका अलग स्टॉक होता है। तो ये क्या है? आपके मॉल जैसा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, नाउ इसके फीचर्स को आप याद रखोगे एसीसी वेट से। एसीसी वेट्स। नाउ इसमें एक फीचर दोनों में ही कॉमन रहेगा, वो है लार्ज साइज, क्योंकि हम इसको लार्ज स्केल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि पहला फीचर क्या होगा? लार्ज साइज। तो क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ही लार्ज साइज में ऑपरेट करते हैं, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ही आसानी से आप डिपार्टमेंटल स्टोर क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ए से आता है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो बहुत लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और इवन कई बार ऐसे मॉल्स जो होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो कई सारे स्टेट्स की कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ही ऑपरेट करते हैं। तो जब भी इसकी एडवर्टीजमेंट होती है, ये इतनी लार्ज स्केल होती है कि पूरे जहां जहां पर पूरे स्टेट पे या पूरे इंडिया में इसके बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पे ये सेल चल रही है। फिर आता है सी से सेंट्रल लोकेशन। नाउ क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 मॉल होना पॉसिबल नहीं है, वो भी एक ही ओनर के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, वो एक ही जब मॉल रखना है तो वो ट्राई करते हैं कि पूरे शहर के बीचों बीच इसको रखा जाए, ताकि पूरे शहर के सारे लोग जो लोग हैं वो उसको इजिली एक्सेस कर पाए। तो इसकी लोकेशन सेंट्रल लोकेशन होती है, ताकि पीपल हर एक एरिया से यहाँ पे इजिली रीच कर पाए, यहाँ पे आ सके। ठीक है। फिर आता है अगेन सी से सेंट्रल परचेज। अभी अगर आपने मॉल देखा होगा, तो मॉल में क्या होते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगेन ग्रोसरी का अलग होगा, खाने पीने ये कपड़ों का अलग होगा, खिलौनों का अलग होगा, मेल फीमेल सबका डिपार्टमेंट अलग होता है। ना जब भी इस पूरे मॉल की सामान को परचेज करना होता है, तो हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअली परचेज नहीं करता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंटल हेड। वो डिपार्टमेंटल हेड क्या करता है? एक लिस्ट बनाता है अपने सामान की, जो से मंगवाना है, और ये सारी लिस्ट फिर वो सबमिट करते हैं टू द जनरल मैनेजर। और ये जनरल मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट के बिहाफ पर सारे सामान को एक साथ मंगवाता है। और क्योंकि ये लार्ज स्केल परचेज कर रहा होता है, इसलिए ये होलसेलर से नहीं करता, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सारा सामान मंगवाया जाता है। तो सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी लिस्ट देते हैं जनरल मैनेजर को, जहां से फिर जनरल मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट के बिहाफ पे एक साथ परचेज करता है। इसके बाद आता है डब्ल्यू से वाइड रेंज। क्योंकि एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेराइटीज के गुड्स एक ही रूफ के अंदर मिल जाते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ता है। तो अलग अलग वेराइटीज, चाहे वो लो प्राइस से हो या एक्सपेंसिव से हो, हर एक चीज आपको अवेलेबल हो जाती है एक अंडर वन रूफ। तो सस्ते आइटम्स 5-10 रुपए की चीजें भी यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पर हजारों की रुपए की चीजें भी मिलती है। तो यहाँ पर सस्ती से लेकर महंगी से महंगी चीज आपको मिल जाती है, हर एक वेराइटी की। फिर आता है ई से एलिमिनेट मिडलमैन। क्योंकि एक साथ इतना सारा सामान खरीदते हैं, तो ये डायरेक्टली कहां से खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से, जिसकी वजह से जो होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये वो स्किप कर पाते हैं। ठीक है, तो इनको वो सारा सामान सस्ते में मिलता है। फिर आता है डी से डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड। भले ही यहाँ पे वाइड रेंज अवेलेबल होती है, पर हर एक चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। तो भले ही एक मॉल के अंदर आपको कपड़े भी मिलेंगे, खाने पीने का सामान भी मिलेगा, टॉयलेटरीज भी मिलेगी, या फिर आपको जो भी चाहिए वो सब वहां पे मिलेगा, टॉयज वगैरह सब कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप जाओगे तो सब हौच पौच में एक जगह पे सब कुछ रखा होगा। नो, हर एक चीज का प्रॉपरली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज होगा, ताकि आपको एक्सेस करने में आसानी जाए। तो यहाँ पे हर एक चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और हर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो अगर वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, तो वहां पे सिर्फ खाने पीने का सामान ही मिलेगा। अगर वो फीमेल डिपार्टमेंट है, तो सिर्फ लड़कियों के कपड़े वगैरह ही वहां पे मिलेंगे। फिर आता है एस से लास्ट, सर्विसेज। डिपार्टमेंटल स्टोर डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बेसिस पर वो कई सारे सर्विसेज देते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, अगर आपको कुछ कुरियर वगैरह पहुंचाना है, किसी को कॉल करनी है, या फिर इवन हर एक मॉल में कुछ कैफे वगैरह छोटा सा होता है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे इवन कई सारे आपको जो मॉल होते हैं वो फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं।
बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका मॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी होगी तो सर्विसेज ज्यादा मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट छोटी होगी तो सर्विसेज फिर कम हो जाएगी। तो डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल जैसा होता है जो लार्ज स्केल में डील करता है। पहला फीचर लार्ज साइज, इसे ओपन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ए से एडवर्टीजमेंट, जब भी एडवर्टीजमेंट करेंगे इतना लार्ज स्केल करेंगे कि हर एक स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है। फिर आता है सी से सेंट्रल लोकेशन, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जनरली एक ही मॉल होता है अगर ओन्ड बाय वन ओनर, तो जिसकी वजह से वो ट्राई करते हैं कि उनकी लोकेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच हो, ताकि हर एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे इजिली एक्सेस कर पाए। फिर आता है सी से सेंट्रलाइज्ड परचेज, जब भी किसी डिपार्टमेंट को कोई सामान खरीदना होता है तो वो अपनी लिस्ट बनाकर सबमिट करते हैं टू द जनरल मैनेजर, और फिर वो सब सारे डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर एक साथ परचेज करता है। फिर आता है डब्ल्यू से वाइड रेंज, एक ही रूफ के अंदर आपको अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट और हर लाइन के भी मल्टीपल वेराइटीज आपको मिल जाती है। फिर आता है ई से एलिमिनेट मिडलमैन, क्योंकि ये डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं जिसकी वजह से इनको सामान काफी सस्ता पड़ता है। डी से आता है डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, भले ही यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे हौच पौच नहीं होता, सारी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहती है और डिपार्टमेंटल वाइज या डिपार्टमेंट वाइज, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट में एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट ही मिलता है। फिर आता है डी एस से आता है सर्विसेज। नाउ डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहा है, उसके बेसिस पर आपकी सर्विसेज डिफर करती है। तो होम डिलीवरी, टेलीफोन बूथ या फिर कुरियर फैसिलिटी से सारी फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है सेकंड हमारे पास चैन स्टोर या फिर मल्टीपल शॉप्स, ये होते हैं डोमिनोज जैसे। नाउ डोमिनोज कैसा होता है, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको मिलेगा और लगभग सबके जो डिस्प्ले होता है या टेस्ट वगैरह होता है सब सेम होता है, या इवन आपके शहर में भी कुछ ऐसे स्टोर्स होंगे जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3-4 है, ठीक है, तो अलग अलग एरियाज पर वो ऑपरेट करते हैं पर उसके ओनर एक ही है, या फिर ये कहे कि उसका पूरा डिस्प्ले वगैरह सब कुछ एक जैसा होता है। तो ये एक ही दुकान है बस अलग अलग ब्रांचेस है उसकी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसे कहते हैं चेन स्टोर। नाउ चेन स्टोर के फीचर्स क्या होते हैं, QUESCCD, तो क्वेश्चन CCD। नाउ क्यू से आ जाएगा, अच्छा पहला फीचर हमेशा सेम रहेगा लार्ज साइज, अगेन ये भी लार्ज साइज में ऑपरेट करते हैं जिसकी वजह से इनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है टू सेट अप द आइडेंटिकल शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिटी। तो एक ही सिटी के अलग अलग एरियाज में एक जैसी दुकानें बनानी है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर आता है क्यू से क्वालिटी, जनरली अगर एक सिटी के में 3-4 दुकानें हैं और वो सेम है, तो एक ही ओनर की 3-4 अलग अलग दुकानें हैं जहाँ पे एक जैसा सामान ही बेचा जाता है, तो वहां पे उनकी क्वालिटी भी कैसी होगी, स्टैंडर्डाइज्ड होगी, ब्रांडेड आइटम्स होंगे। जैसे अगर आप डोमिनोज में जाओ तो डोमिनोज किसी भी सिटी का हो मोर और लेस, वहां पे आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा। तो क्वालिटी सब कुछ सेम होती है क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड या फिर ब्रांडेड आइटम्स बेचते हैं। यू से आता है यूनिफॉर्म प्राइसेस, अगर आप किसी भी सिटी के किसी भी डोमिनोज में चले जाओ प्राइसेस हर जगह पे सेम होंगे। तो अगर एक सिटी में भी 3-4 स्टोर्स हैं जो कि एक ही ओनर के हैं या फिर एक ही तरह के स्टोर्स हैं, मतलब एक ही तरह नहीं बोलेंगे, एक ही ओनर का मल्टीपल ब्रांचेस है एक ही शॉप की, तो क्या होगा हर जगह पे आपको प्राइसेस सेम ही मिलेंगे, तो प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ई से आ जाएगा एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, क्योंकि इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और हर एक दुकान अपना अपना अलग अलग शॉपिंग नहीं करता है, सबकी शॉपिंग सेंट्रली की जाती है, तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही सामान खरीदते हैं, तो उनको सारा चीजें बहुत सस्ते में मिल जाती है। फिर आता है एस से स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जनरली आपके स्पेशल ये मल्टीपल चेन स्टोर्स में एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील किया जाता है। तो जैसे डोमिनोज है तो वो पिज्जा में ही स्पेशलाइज्ड है, वहां पे आपको सिर्फ खाने पीने की चीजें मिलेगी, वहां कपड़े नहीं मिलेंगे, वहां शूज नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ खाने पीने की चीजें। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड होते हैं वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, जैसे बाटा हो गया, ये सारी क्या है वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। फिर आता है सी से कैश सेल्स, जब भी ये सामान आप यहाँ से खरीदोगे तो आपको तुरंत पहले कैश पेमेंट करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे अगर आप डोमिनोज चले जाओ तो जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करवाओगे देन एंड देयर पहले आपको बिल पे करना पड़ेगा, फिर आपको ऑर्डर दिया जाएगा, तो उधार पे कुछ नहीं होता, तो तुरंत आपको यहाँ पे कैश में पेमेंट करनी पड़ती है। फिर आता है सेंट्रलाइज्ड परचेज, जब भी ये सामान खरीदेंगे एक साथ खरीदा जाता है तो इसका जो हेड ऑफिस होता है वो सबके बिहाफ पे पूरा सामान एक साथ खरीदता है ताकि क्वालिटी सेम रखी जाए।
तो वैसे ही अगर डोमिनोज है, एक ही सिटी में 3-4 जो डोमिनोज अगर हैं, तो सब अपना अपना सामान अलग अलग नहीं खरीदेंगे, सारा सामान एक जगह से ही सोर्स किया जाता है ताकि हर जगह पे जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो सके। फिर आता है डिसेंट्रलाइज सेल। परचेज तो सेंट्रलाइज्ड होती है, पर सेल कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक सिटी में 3-4 स्टोर हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो अगर आप इस वाले स्टोर पे खाने पीने गए हो तो आपको बिलिंग यहीं पे करवानी पड़ेगी। तो ये अपना बिलिंग अलग करेगा, ये अपना बिलिंग अलग करेगा, ये और ये अपना अलग करेगा। तो सेंट्रलाइज सेल कैसी होती है, डिसेंट्रलाइज, सब अपनी बिलिंग अलग से करेंगे। लेकिन परचेज कैसा होगा, सेंट्रलाइज। ओके, रीजन भी क्योंकि खरीदोगे आप एक जगह से तो क्वालिटी अच्छी रहेगी, पर अगर आप बेच भी एक ही जगह से रहे हो, तो कोई यहाँ पे खाने गया है, आप उसको क्या बोलोगे, वहां दूर, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर एक स्टोर है, वहां पे जाके आपको बिल देना है। तो कुछ कंफर्म नहीं है ना कि वहां से निकल के जाएगा भी कि नहीं जाएगा, कि खा जाएगा पैसा। तो इसीलिए हर एक स्टोर अपना जो बिलिंग है वो खुद ही करता है। तो चेन स्टोर क्या होते हैं, जब एक ही डिस्ट्रिक्ट में या एक ही सिटी में अलग अलग आइडेंटिकल शॉप्स होते हैं तो उसे कहते हैं चेन स्टोर। इसके फीचर्स, पहला तो लार्ज स्केल, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है अलग अलग आइडेंटिकल शॉप्स ओपन करने में। फिर क्वेश्चन CCD, क्यू से क्वालिटी हर जगह पे सेम मिलेगी, यू यूनिफॉर्म प्राइसेस, प्राइसेस एक जैसे लगेंगे। ई से आता है हमारा एलिमिनेट मिडलमैन, तो डायरेक्टली आप जो सामान खरीदोगे वो मैन्युफैक्चरर से खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा। फिर आता है एस से स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही तरह की चीजें मिलेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिलती है। सी से कैश सेल, जब भी यहाँ पे सामान बेचा जाता है तो तुरंत उसकी कैश पेमेंट रिसीव की जाती है, उधारी पे सामान नहीं चलता। सी से सेंट्रलाइज परचेज, हर एक स्टोर के लिए सामान एक जगह से ही लाया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन कर रखी जा सके। और फिर आता है डी से डिसेंट्रलाइज सेल। सेल कैसा करते हैं, डिसेंट्रलाइज, तो एक सिटी में अगर 4 स्टोर हैं तो चारों स्टोर अपनी बिलिंग अपने अपने कस्टमर्स की अलग करेंगे। फिर आता है इसमें डिफरेंस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में। तो वेराइटीज क्या होती है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी मिलते हैं और उसकी मल्टीपल वेराइटीज भी मिलती है। तो लाइन भी मल्टीपल है और वेराइटीज भी मल्टीपल है। चेन स्टोर्स में भी वेराइटीज आपको मिलती हैं, पर डिपार्टमेंटल के कंपैरिजन में कम वेराइटीज मिलती है। फिर आती है कैश और क्रेडिट। डिपार्टमेंटल स्टोर आपको कैश पेमेंट भी लेता है और इवन क्रेडिट फैसिलिटीज भी देता है, लेकिन चेन स्टोर हमेशा ही कैश पेमेंट रिसीव करता है, उधारी कभी नहीं देता। लोकेशन, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर पूरे सिटी में एक ही होता है तो इसकी लोकेशन कैसी होती है, सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रल लोकेशन। चेन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में या फिर कई सारी डिफरेंट लोकेशंस पर ऑपरेट करता है, तो एक सिटी के कई सारे कॉर्नर्स पे आपको मिलेगा। फिर आता है रिस्क। डिपार्टमेंटल में रिस्क ज्यादा होता है, चेन स्टोर में कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक ही है डिपार्टमेंटल स्टोर, तो प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरा नुकसान। लेकिन चेन स्टोर एक ही सिटी में 3-4 होते हैं, तो अगर एक को लॉस हो भी जाता है तो बाकी 3 के प्रॉफिट से वो ओवरकम हो जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ कस्टमर। आपको पता होगा डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब मॉल से शॉपिंग करने वाले जो लोग होंगे वो काफी रिच होंगे, लेकिन चेन स्टोर में आपके मिडिल मैन या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो भी यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जनरली रिच पीपल विजिट करते हैं या रिच पीपल वहां से शॉपिंग करते हैं, पर चेन स्टोर में मिडिल मैन करते हैं, या मिडिल मैन नहीं, मिडिल इनकम ग्रुप के पर्सन करते हैं। ओके, फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज डिपार्टमेंटल स्टोर की ज्यादा होती है, चेन स्टोर में उतनी सर्विसेज आपको नहीं मिलती है। तो डिपार्टमेंटल में होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी या फिर टेलीफोन बूथ या फिर कुरियर फैसिलिटी सब कुछ आपको मिलती है। ऐसी सर्विसेज आपको चेन स्टोर में नहीं मिलती है। डेकोरेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर क्योंकि पूरी सिटी में एक ही होता है तो वो अपने हिसाब से सेल्फ डिसाइड कर सकता है कि कैसा उन्हें डेकोरेशन चाहिए, जबकि चेन स्टोर में हर एक स्टोर का जो डेकोरेशन होगा वो एकदम सेम रखा जाएगा, तो एक स्टोर अपने मन से डिफरेंट डेकोरेशन नहीं कर सकता। फिर आता है प्राइसिंग। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्राइसेस होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चेन स्टोर की जो प्राइसेस होगी वो हर जगह पे सेम ही होगी। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग जब डिपार्टमेंटल स्टोर करता है एडवर्टाइजिंग तो वो बहुत ही लार्ज स्केल पे करता है और चेन स्टोर कंपेरेटिवली थोड़ा लेस स्केल पे करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब खुद के डिसीजन खुद लेना,
डिपार्टमेंटल स्टोर में हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि डिस्काउंट देना है, नहीं देना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना। लेकिन चेन स्टोर में ऐसा नहीं होता, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो अगर डिस्काउंट लगाना होगा तो हर एक स्टोर में ओनर लगाएगा, वरना कहीं नहीं लगाएगा। तो एक स्टोर के पास ये डिसाइड करने का राइट नहीं होता कि डिस्काउंट देना है या नहीं देना। ओके, तो इसमें से कोई 3-4 आप आराम से याद कर लेंगे तो हो जाएगा, इसमें ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे इसमें वेरी क्लेवर लायन रोड टू स्कैर डियर एंड पीपल आर फ्रेटेड, तो वी से वेराइटी, फिर क्लेवर से कैश, फिर लायन से लोकेशन, फिर रोड से आता है रिस्क, फिर T2 से आता है आपका टाइप्स ऑफ कस्टमर, फिर स्केयर से आता है सर्विसेज, डियर से आएगा डेकोरेशन, पीपल से आएगा प्राइसिंग, आर से आएगा एडवर्टीजमेंट, फ्रेटेड से आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो ये थे हमारे डिफरेंसेस। लास्ट टॉपिक है आज का, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ जीएसटी एक एक्ट था जो पास किया गया था इन 2016। एक सेकेंड, तो जीएसटी एक्ट पास कब किया गया था? इन 2016, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कब से किया गया है? जुलाई 2017, और वो भी 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2017 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके फीचर्स क्या हैं? तो पहले तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे इंडिया में लगता है, तो ऐसा सिर्फ एमपी में, सिर्फ यूपी में, सिर्फ केरला में नहीं, पूरे इंडिया पे ये टैक्स लगाया जाता है। वो भी इसने पहले के 17 टैक्सेस को रिप्लेस किया है। तो पहले 17 तरह के डिफरेंट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, उन सारे टैक्सेस को एलिमिनेट करके अब एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। जीएसटी भी 3 तरह की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? जब आप सेम ही डिस्ट्रिक्ट, सेम ही स्टेट में सामान बेच रहे होते हो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल एमपी में ही कोई सामान बना था और एमपी में ही वो सामान आपने बेच दिया, तो ये क्या, जिसमें क्या लगेगा? इस सामान पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेंट्रल और स्टेट, कुछ मान लो अगर 9% लग रहा है तो 9% सीजीएसटी सरकार रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर ये 2 स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है कि एमपी में ये सामान बना था लेकिन बेचने जा रहे हैं यूपी में, तो अगर 2 स्टेट के बीच में ये ट्रेड हो रहा होता है तो उस पर लगता है आईजीएसटी। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड। नाउ ये जीएसटी क्या होती है? ये टैक्स पूरा कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर वो हाफ पोर्शन देती है उस स्टेट को जहां पे ये सामान बिका है। तो एमपी ने अगर यूपी में सामान बेचा है तो ये टैक्स कौन सी सरकार को मिलेगा? यूपी की सरकार को। नेक्स्ट है, पहले जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ही असेंशियल बेसिक कम्युनिटीज ले रहे हो तो उस पर टैक्स कम लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपेंसिव लग्जरियस आइटम्स, लग्जरियस कार्स वगैरह ले रहे हो तो उस पर जीएसटी ज्यादा लगता था। तो डिपेंड करता है आपकी बेसिक कम्युनिटीज है कि एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से अलग अलग स्लैब्स लगाए जाते थे। अभी कुछ महीने पहले ही जो ये टैक्स स्लैब्स है उसे चेंज किया गया है, और अभी जो नए स्लैब है वो है 0%, 5%, 18% और 40%। तो 0% है, कुछ ऐसी चीजें रखी गई है जिसपे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, 5% वैसे ही रखा गया है, 18% वैसे ही रखा गया है। जो पहले 12% का स्लैब हुआ करता था उसे हटा दिया गया, और 28% के स्लैब को भी हटाकर 40% का स्लैब नया लगाया गया। तो 12 और 28% का जो स्लैब था वो हटा दिया गया है, उसकी जगह पे एक नया स्लैब है 40% का। फिर आता है नो टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर आपकी पूरी कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज है जिसको सरकार ने डिक्लेयर किया है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका मतलब वहां पे ट्रेड को प्रमोट करने के लिए सरकार काफी सारे इंसेंटिव्स देती है। तो ऐसे एरियाज पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई भी जीएसटी वगैरह पे नहीं करना पड़ता। एसईसी का जेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर साथ ही में अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस सामान पे भी आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, सिंपली बिकॉज कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। फिर आता है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे ये जो प्रोडक्शन है वो बेचा जाता है, जहां पे सामान बेचा जाएगा वहां पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो अगर आपकी एमपी की सरकार ने यूपी की सरकार को, मतलब एमपी के किसी पर्सन ने यूपी में कोई सामान बेचा है तो टैक्स कहाँ लगाया जाएगा? यूपी में। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो फीचर्स क्या थे कि पूरी कंट्री में ये लगाया जाता है, 17 टैक्स स्लैब को, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स लगाया गया, दैट इज जीएसटी।
ये 3 तरह के होते हैं, CGST, SGST, IGST, स्टेट, सेंट्रल, इंटीग्रेटेड। फिर आते हैं इसमें 4 स्लैब पहले हुआ करते थे, पहले 5%, 12%, 18% और 28%। अब हो गया है 0%, 5%, देन 18% और फिर सीधा 40%। फिर है इसमें कोई भी अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सामान बेच रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट में ये सामान बेचा जाता है वहां पे टैक्स लगाया जाता है। फिर अब बात करते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग। जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं इन जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है। नाउ चेयरमैन कौन होता है, हमारी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो यहाँ का चेयरमैन है। फिर वाइस चेयरमैन भी एक होता है। वाइस चेयरमैन कौन होता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर। तो हमारी सरकार कैसी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो एक इंडिया की सरकार है, और आप इंडिया में अगर एमपी में रह रहे हो तो एमपी की एक अलग सरकार है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो चेयरमैन होगा वो पूरी स्टेट पूरे सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। जो वाइस चेयर पर्सन है वो किसी भी स्टेट, एमपी, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी कोरम होता है 50%। कोरम का मतलब होता है कि कोई भी मीटिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक 50% ऑफ मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट ना हो। तो अगर जीएसटी काउंसिल में कुल मिला के अगर 50 लोग हैं तो कोई भी मीटिंग वहां पे तब तक नहीं हो सकती जब तक 25 लोग कम से कम वहां पे प्रेजेंट ना हो। तो कोई भी मीटिंग करने के लिए कम से कम वहां पे 25 या नहीं, कम से कम वहां पे 50% लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं वेटेज। तो सबके पास वोटिंग राइट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट का पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। और इनका जो वोटिंग राइट्स का वेटेज कितना होता है, तो 1/3 वेटेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 वेटेज दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो कुल मिला के जो भी इनके पास वोटिंग राइट्स है उसमें से 1/3 वोटिंग राइट किसके पास है, सेंट्रल के पास, और 2/3 किसके पास है, स्टेट के पास। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि स्टेट के पास ज्यादा है, सेंट्रल के पास कम है, लेकिन स्टेट हमारी कंट्री में 28 है। तो सारे 28 स्टेट को मिलाकर हमने 2/3 वो वेटेज दिया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वेटेज दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, 75% मेजोरिटी से। तो कोई भी यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा तो वो 75% मेजोरिटी के साथ होना चाहिए। तो जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं उतने, मतलब अगर 50 लोग टोटल हैं उस काउंसिल में, लेकिन उस दिन वहां पे सिर्फ 30 लोग प्रेजेंट थे, तो इस 30 लोगों का 75% निकालेंगे और 75% यहाँ के लोग जो है वो इस डिसीजन के फेवर में होने चाहिए। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर इंटरनल ट्रेड, ये यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी गलतियां हो रही है, कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।